बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था इनब्रीडिंग के बारे में। अब अगली बात हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग। दैट इज़ ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इनब्रीडिंग आपने समझ लिया है। तो आइए पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग क्या है? ये एक ऐसा मेथड है ब्रीडिंग का जिसमें हम अनरिलेटेड एनिमल्स को जो कि बिटवीन एंडेवल्स ऑफ द सेम ब्रीड करवाते हैं, लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर बच्चों नहीं होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक। तो इसको बोलते हैं बच्चों आउट क्रॉस, या हम डिफरेंट ब्रीड्स के बीच क्रॉस करवाते हैं, इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। और हम इंटर स्पेसिफिक 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच अगर हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब एक-एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझेंगे, जैसे यहाँ पर आउट क्रॉसिंग कहा गया है। तो आउट क्रॉसिंग क्रॉसिंग के लिए क्या करिए, आपने समझा है लैब्रा फैमिली से, यहाँ पे हमने लैब्रा फैमिली ली हुई थी। लैब्रा का मेल ले लीजिए और यहाँ पे लैब्रा फीमेल ले लीजिए, ठीक? तो इनके बीच आपको क्रॉस कराना है, बट इनकी फैमिली का और इनकी फैमिली का कोई सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे लैब्रा ये मेल है तो बहुत दूर का होना चाहिए, कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक इनके कॉमन एंसेस्टर ना हो, इधर भी 4 से 6 जनरेशन तक इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग कहते हैं आउट क्रॉस, और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, तो उस प्रोडक्टिविटी से निकालने के लिए यहाँ पर ये बहुत आवश्यक हो जाता है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी कहती है दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड। याद रखिएगा सेम ब्रीड के बीच करवाते हैं, लेकिन हैविंग नो कॉमन ancestor 4 to 6 generation. So but having no common ancestor on either side of their pedigree, that is 4 to 6 generation. Offspring of such mating is known as outcross. तो जो यहाँ पे offspring आपको मिला है उसे हम बोलते हैं बच्चों outcross. It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef cattle, etc. Single outcross often help to overcome inbreeding depression. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से इसको उबारने में आउट क्रॉस की मदद बच्चों ली जाती है। अब आगे बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 डिफरेंट ब्रीड को बच्चों क्रॉस कराते हैं। देखिए क्रॉस लिखा है ना, क्रॉस ब्रीडिंग यानी 2 डिफरेंट ब्रीड को हम क्रॉस करा करके नई ब्रीड तैयार करते हैं। तो इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। और ऐसा हमने किया भी है। प्रोजनी हाइब्रिड एनिमल्स में दे बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं, या इनका अल्टरनेट दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड हम बना सकते हैं, जो कि सुपीरियर होगी एग्जिस्टिंग ब्रीड से। ठीक है, मैनी न्यू एनिमल्स ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। यहाँ पे हमने बनाई क्या है बच्चों, हिजारडेल बनाया है। हिजारडेल बनाया, लेकिन याद क्या करना है आपको, याद करना है कि इसको डेवलप किया गया पंजाब में, और बीकानेरी इव और मैरिनो रैम्स। याद रखिएगा बीकानेरी इव और मैरिनो रैम्स। आई थिंक रैम्स मेल हो जाएगा और इव फीमेल हो जाएगी, तो देख लीजिएगा बीकानेरी इव मैरिनो रैम्स, इन दोनों ऑप्शन को क्रॉस करके भी पूछ लेता है, जो कि गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस कराएंगे। तो इन दिस मेथड मेल फीमेल एनिमल्स 2 डिफरेंट ब्रीड आर मेटेड, है ना। इन दिस केस प्रोजनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स मे बी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। तो इकोनॉमिक वैल्यू जरूर होगी, बट यहाँ पर स्टेराइल होते हैं ये, पर ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये बच्चों स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, मतलब इनकी प्रोजनी खुद से फिर आगे बढ़ नहीं सकती, हमें फिर डिफरेंट क्रॉस करा करके ही आगे इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो म्यूल, यहाँ पे म्यूल को प्रोड्यूस किया गया है। डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूल? यस, यहाँ पर फीमेल हॉर्स को फीमेल हॉर्स को हमने डंकी के साथ कराया है क्रॉस। तो फीमेल हॉर्स और डंकी को क्रॉस कराते हैं तो बनता है बच्चों म्यूल। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पर चर्चा की गई है, दैट इज यहाँ देखिए पहले तो ये म्यूल की फोटो खींची हुई है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, है ना।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है? ये समझिए कि ह्यूमन्स में तो अगर रिलेशंस बनने हैं, दैट इज़ वहाँ पे क्रॉस करवाना है, तो ईज़िली बॉडी आमने-सामने है, ठीक? लेकिन बड़े एनिमल्स में देखिए, तो वहाँ कितनी कठिनाई है, ठीक है ना? जैसे कैटल्स को देख लीजिए, हॉर्स को देख लीजिए, कभी-कभी कुछ और भी चीज़ें होती हैं नेचुरल सेमेनेशन कराने से भी क्रॉस नहीं होता है और इतना ईज़िली नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा करके इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या? बुल से या मेल से सीमेन को लिया जाता है और उसे तुरंत चढ़ाया जा सकता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फिर उसे स्टोर किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज chosen as a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder। तो अगर आपको तुरंत नहीं चढ़ाना है तो सीमेन को हम इमीडिएटली भी यूज कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपको इमीडिएटली यूज करना है तो यूज कर लीजिए या फिर आप इसको फ्रोज भी कर सकते हैं मतलब जमा करके रख सकते हैं अपने पास स्टोर करके यूज एंड लेटर डेट कैसे रखेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में होना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म वेयर द फीमेल इज हाउस। तो हम इसे हम बच्चों ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है? बुल कहीं पर है और फीमेल कहीं पर है, उससे हम लोग इसको क्रॉस करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मीटिंग। जैसे मैंने बताया ना नॉर्मल मीटिंग की कुछ कठिनाइयाँ होती, तो उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। कैन यू डिस्कस एंड लिस्ट ऑफ सम देम? इसमें पूछा नहीं जाएगा, आप आगे चलते हैं। Often, success rate of crossing mature male and female animal is fairly low. Even though artificial insemination भी करा लिया जाता है, तब भी रिप्रोडक्टिव ये सक्सेस रेट है जो कम ही मिलता है। टू इम्प्रूव चांस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, अगर आपको हाइब्रिड्स बनाने हैं तो अदर मीन्स ऑल्सो यूज दैट इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाए। मान लीजिए कि ये मुर्रा भैंस, ठीक है ना? ये एक ऐसे मुर्रा भैंस कोई गांव में लेकर के आया है, ठीक? अब इस गांव में किसी के पास पहले मुर्रा भैंस नहीं है। अब ये ए नाम का व्यक्ति इस मुर्रा भैंस को लेके आया है। बाकी गाँव में भी लोगों के पास भैंसें हैं, लेकिन उनके पास इस तरीके की भैंस नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इनके पास भी ऐसी भैंस हो जाए। तो कम समय में अगर हमें इस तरीके की भैंसों को इंट्रोड्यूस करना है, बफ़ेलोज़ को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि हम एमओटी कर सकते हैं। एमओटी दैट इज़ मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो हम पहले मल्टीपल ओवुलेशन कराने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर फीमेल को हम एफएसएच आर्टिफिशियल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दे देंगे, जिससे एक बार में एक एग बनने के बजाय एक से ज़्यादा एग बनेंगे, यानी ओवा बनेंगे, ठीक है? अब इन ओवा को फर्टिलाइज़ करवा देंगे हम लोग और फर्टिलाइज़ करवाने के बाद बच्चों, ये 8 टू 32 सेल्स की ओवा दैट इज़ ज़ाइगोट जिसको कहेंगे, ये ज़ाइगोट इनको निकाल लिया जाएगा ट्रैक्ट से और अदर अदर भैंसों में इनको लगा दिया जाएगा, फीमेल्स में लगा दिया जाएगा। तो यहाँ वो यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाएँगे और फर्दर उनका डेवलपमेंट होगा। तो इस केस में जो अदर यहाँ पे फीमेल्स हैं, वो सरोगेट मदर कहलाएँगी, ठीक है? सरोगेट मेथड कहलाएँगे और इससे मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट साइज़ इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो यही है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो इज़ वन सच प्रोग्राम ऑफ हर्ड इम्प्रूवमेंट इन दिस मेथड काऊ और बफेलो इज़ एडमिनिस्ट्रेड विद हार्मोन, इसमें हार्मोन्स लगाते हैं। एफएसएच लाइक एक्टिविटी का यानी सिंथेटिक हार्मोन एफएसएच यूज़ होता है टू इंड्यूस फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन। सुपर ओवुलेशन कराते हैं। सुपर ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे नेचुरल ओवुलेशन में एक बार में एक ही ओवा बनता है, बट सुपर ओवुलेशन में एक साइकिल में एक से ज़्यादा ओवा बनते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 एग व्हिच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल, दे दे प्रोड्यूस 6 टू 8 एग्स, ठीक है ना? तो आपको 1 एग्स के बजाय 6 से 8 एग मिलते हैं। फिर एनिमल को ईदर हम मेटेड करा दें, इलाइट बुल के साथ या आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करा सकते हैं, वो हमारा ऑप्शन रहेगा। फर्टिलाइज़ एग जब हमारे पास 8 से 32 सेल्स का मतलब ज़ाइगोट जब 8 से 32 सेल्स का हो जाएगा,
उसको हम रिकवर करेंगे नॉन सर्जिकली। यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ट्यूब्स होती हैं, कैमरा डाल करके और अनदर तरीके से दूरबीन से निकाल सकते हैं। Transfer to surrogate mother, the genetic mother is available for another round of super ovulation. तो genetic mother में super ovulation फिर हम कर सकते हैं। This technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbit, buffalo, mares, etc. High yielding breeds of female, high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls have been breed successfully to increase the herd size in a short time. तो शॉर्ट टाइम में हर्ड साइज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है दैट इज एमओटी। अब चलते हैं आगे बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब, बी का मतलब यहाँ से हनी बी से है। हनी बी का मतलब क्या है? मधुमक्खी पालन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। तो ये बहुत अच्छा एक लघु उद्योग है, तो कई लोगों को जॉब भी देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। आइए देखते हैं। बी कीपिंग या एपीकल्चर भी बोलते हैं। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव। हाइव मतलब, हाइव कहा गया है इन छत्तों को जिसमें हनी बी रहती है। तो इन छत्तों की मेंटेनेंस हमें ही करनी होती है। हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। लघु उद्योग, कॉटेज मतलब लघु उद्योग है, छोटे छोटे ये उद्योग की श्रेणी में आता है। तो एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। हनी इज अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड यूज इन इंडिजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आयुर्वेदा में, फोक मेडिसिन में इनका यूज होता आया है और आज भी यूज हो रहा है। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस बीज वैक्स। तो बीज वैक्स जो कि अदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन पे, पॉलिसेस बनाने में, अदर वेरियस काइंड्स में। Increased demand of honey has lead to large scale beekeeping practices. अब जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे हनी की भी डिमांड बढ़ी है, तो हनी को लार्ज स्केल पे भी हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इट हैज बिकम एन एस्टेब्लिश इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है, वेदर प्रैक्टिस ऑन स्मॉल और लार्ज स्केल। तो आप चाहे स्मॉल स्केल पे करिए या लार्ज स्केल पे करिए, जैसा आपका बजट हो वैसा आप इसको कर सकते हैं। नाउ, beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee posture of some wild shrubs, fruits, orchids, cultivated crops। तो ध्यान रखिए वहां पर पुष्पीय पौधे होने चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो पॉलन कहाँ से आएगा? बिना पॉलन के ये लोग कैसे हनी बनाएंगे? तो जरूरी है कि वहां पर आसपास श्रब्स हो, वाइल्ड श्रब्स हो, फ्रूट आर्किड्स हो, कल्टीवेटेड क्रॉप्स हो। जैसे आप वहाँ पर मस्टर्ड कर सकते हैं, मस्टर्ड के फ्लावर पे भी आप ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सनफ्लावर की आप खेती हो रही हो, वहाँ पे आप प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि मस्टर्ड हनी, सनफ्लावर हनी, इसका मतलब क्या है कि वो जो कल्चर किया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पे किया गया है, पर्टिकुलर क्रॉप्स पे, दैट्स व्हाई वैसा हनी प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है? तो देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बी व्हिच कैन बी रियर्ड। तो हम यहाँ पे अदर अदर स्पीशीज को लेते हैं। ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन जो स्पीशीज है वो हमारी देसी स्पीशीज है। देसी का मतलब एपिस इंडिका। देखिए इंडिका लिखा मतलब इंडिया की स्पीशीज है। तो एपिस इंडिका का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये एक स्मॉल साइज या मीडियम साइज की मधुमक्खी है। वी हैव कैन बी केप्ट इन वंस कार्टयार्ड। हम आंगन में इसको कर सकते हैं, वरांडा में रख करके कर सकते हैं, और इवन हम अपनी छत पर भी इनके ये छोटे छोटे छत्ते लगा करके रख सकते हैं। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव। ऐसा नहीं आपको 10-15 लेबर चाहिए होगा, आप खुद अकेले भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी है, दोज रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए आपको। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट टीच बी कीपिंग। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो सक्सेसफुल बी कीपर बनने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको नेचर एंड हैबिट पता करनी पड़ेगी बीज की। दूसरा, आपको सिलेक्शन करना होगा सुटेबल लोकेशन का, जहाँ पर आप बी कीपिंग करना चाहते हैं। तीसरा, आपको कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, स्वॉर्म्स मतलब झुंड होता है, ग्रुप ऑफ बीज को स्वॉर्म्स बोलते हैं। तो आप इनको पकड़ना जाने, इनको और इनका रख रखाव, छत्ते में जाना। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, गर्मी, सर्दी, बरसात के सीजन में कैसे आप छत्तों का मैनेजमेंट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी, हैंडलिंग करते समय या हनी के कलेक्शन के समय आपको पूरी तरीके से साफ-सफाई रखनी है, हाइजीनिक रखना है। अनहाइजीनिक तरीके से निकाला गया शहद कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ पे बीज वैक्स और हैंडलिंग कर हनी को हैंडलिंग ठीक से किया जाए। बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी ऑफ आउटक्रॉप स्पीशीज। तो ये जो हमारे पास मधुमक्खियाँ हैं,
सनफ्लावर, ब्रासिका, इन सब में ये एप्पल, पीयर में पॉलिनेशन को बढ़ा देती है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है तो हमारा पॉलिनेशन रेट बढ़ जाता है, और पॉलिनेशन रेट अगर बढ़ जाता है तो हमें फसल भी अच्छी मिलती है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कीपिंग beehives in crop fields during flowering period increases pollination efficiency and improves the yield, beneficial both from the point of view of crop yield and honey bee। ठीक है? तो यहाँ से हमें इतना पता चला कि हनी हम एपीकल्चर में क्या करते हैं। अब आगे चलते हैं फिशरीज की ओर। ये भी एक इंडस्ट्री है जो कि कई लोगों को रोजगार देती है। तो फिशरी एंड इंडस्ट्री डिवोटेड टू द, याद करिए कि फिशिंग में क्या-क्या आता है। फिशिंग में आता है फिशेस को पकड़ना, कैचिंग, उनकी प्रोसेसिंग करना और फिर उनको बेचना। यानी कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग, ये 3 प्रोसेस हैं पूरी, और इसकी ये अंतर आती हैं फिशरीज के अंतर्गत। अब फिर यहाँ पे क्या हम केवल फिश की करेंगे? ये फिश को कैच करेंगे, प्रोसेस करेंगे? नहीं। फिश के अलावा बच्चों सेलफिश, अदर एक्वाटिक एनिमल्स को भी हम बेचते हैं, जो कि अलाउ होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ, इनको बेचा जा सकता है। कुछ ऐसे भी एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं जिनको हम बेच नहीं सकते, उन पे गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगा हुआ है, और अगर आप पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है। Large number of our population is dependent on fish and fish product। Other aquatic animal पे जैसे prawn, ये फ्रेश वाटर है ना, क्रस्टेशियन है, एज अ क्रस्टेशियन प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल oyster फॉर फूड के लिए इनको खाया जाता है। सम ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीसीज व्हिच आर वेरी कॉमन इंक्लूड, तो जो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं जो हमारे देश में खाई जाती हैं, काटला, रोहू, कॉमन कार्प। जबकि कुछ मैरीन फिशेज हैं, इसकी मैंने ट्रिक भी डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा। मैरीन फिशेज जिनको खाया जाता है वो है हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरल एंड पोम्फ्रेट। फाइंड आउट व्हाट फिशेज आर कॉमनली ईटन योर एरिया। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आप जाकर के आप पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी स्पीशीज ज़्यादा पसंद की जाती है। फिशरीज है ना इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इसका अहम रोल है, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट देती है मिलियन ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स को, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल मतलब होता है समुद्री तट या नदी क्षेत्र किनारे की, जलीय तटों के किनारे, तटीय एरिया को कोस्टल स्टेट कहते हैं। फॉर मैनी इट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर लेवलीहुड। बहुत सारे लोगों के लिए तो केवल केवल यही एक अदर ऑप्शन होता है इनकम जनरेटिंग का। So in order to meet the increasing demand on fisheries, different techniques have been employed to increase production। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पर एक्वा कल्चर करते हैं और पिसी कल्चर करते हैं। एक्वा कल्चर किसके लिए है? प्लांट्स के लिए है, एक्वाटिक प्लांट्स के लिए। और पिसी कल्चर करते हैं बच्चों एक्वाटिक एनिमल्स एंड फिशेस के लिए। We have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both freshwater and marine। Find out the difference between the pisciculture and the aquaculture। ये मैंने आपको बताया कि aquaculture plants के लिए है। This has lead to the development of and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmers in a particular and the country in general। We now talk about the blue revolution। Blue revolution किससे रिलेटेड है बच्चों? फिश से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लो। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। वहीं पर हम लोग चलते हैं आगे। सिल्वर, सिल्वर अगर रिवॉल्यूशन देखें तो सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ये आपके एग से, एग प्रोडक्शन बढ़ने से रिलेटेड है। और व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट व्हाइट किसके लिए? व्हाइट रेवोल्यूशन दैट इज मिल्क के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। तो बीइंग इम्प्लॉयड अमंग द सेम लाइन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसी समय ये रेवोल्यूशन भी साथ-साथ में चला। अब आगे चलते हैं बच्चों प्लांट ब्रीडिंग की ओर। प्लांट ब्रीडिंग में देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन yield a limited biomass as food for humans and animals। ट्रेडिशनली जो खेती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड जगह है तो हम ह्यूमन और एनिमल के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बायोमास ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इंक्रीज इन एक्रेज करें तो इंक्रीज इल्ड तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लिमिटेड एक्सटेंट तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग इज सच अ मेथड, इज अ टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इंक्रीज इल्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लार्ज एक्सटेंट पे हम इसको खेती को बढ़ा सकते हैं। हु इन इंडिया हैज नॉट हर्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सब लोगों ने हरित क्रांति के बारे में सुन रखा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री को मियरली नॉट द मीट द नेशनल रिक्वायरमेंट। हमने अपना तो पेट भरा ही है फूड प्रोडक्शन करके, लेकिन हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ,
हमारे पास खाने के लिए गेहूँ नहीं था, हमने अमेरिका से आयात किया। अमेरिका वालों ने बहुत बुरा गेहूँ हमें भेजा, लेकिन हमारे देशवासियों ने उसको भी खा करके और आगे वैज्ञानिकों ने मिल करके सेमी डॉर्क स्पीशीज बनाई गेहूँ चावल के लिए और हम आत्मनिर्भर बने। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी व्हीट, राइस, मेज। 3 स्पीशीज मुख्यतः ग्रीन रेवोल्यूशन में ली गई थी। व्हीट, राइस, मेज इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले आप जानिए कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है? ब्रीडिंग कर रहे हैं तो सीधी-सीधी बात है यानी यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस करवाते होंगे। तो क्रॉस का सहारा लेंगे लेकिन किन के बीच क्रॉस कराएँगे, ये जानिए आप। तो प्लांट ब्रीडिंग इज़ द पर्पसफुल हमारा पर्पस होता है, हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है कि हम 2 प्लांट को क्रॉस करा रहे हैं, तो उन प्लांट स्पीशीज़ के बीच मैनिपुलेशन होगा in order to create the desired plant type that are better suited for the cultivation, give better yields and disease resistance। ठीक है? तो यहाँ पर बेटर yield मिले और डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट मिले, इसके लिए हम करवाते हैं। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स। कन्वेंशनल मतलब जिस प्रकार की खेती हम कर रहे हैं उसको हम थाउजेंड ऑफ ईयर से करते आ रहे हैं। कितना समय? सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से। रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेटेड बैक 9000 से लेके 11000, दैट इज 9000 11000। तो बीच का ऑप्शन चूज कर लीजिए यानी 10000। तो लगभग लोग 10,000 साल तो हो गए हैं मनुष्य को खेती करते हुए। Many present-day crops are the result of domestication in ancient time. Today, all our major food crop derived from the domesticated varieties. तो जो आज आप फसलें देख रहे हैं अपने खेतों में, उनको कभी न कभी हमने बहुत पहले समय पहले उनको हाउस होल्ड किया, दैट इज़ डोमेस्टिकेट किया और आज वो इस फॉर्म में दिख रही हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व करता है क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स, यानी होमोजाइगोसिटी को ये बढ़ावा देता है ना? जैसे प्योर लाइन्स का मतलब क्या हुआ? प्योर लाइन समझिए, जैसे कैपिटल टी है, तो ये लॉन्ग प्लांट है, ये बी प्योर है, करेक्ट है? और स्मॉल टी प्लांट है, तो ये प्योरली ड्वार्फ है, ठीक है? तो अगर इनके बीच आप क्रॉस करवाओगे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट लगेगा, जिसकी वजह से क्रॉस में कैपिटल टी, स्मॉल टी मिलेगा और यहाँ पर लार्ज आपको लंबे-लंबे पौधे ही दिखेंगे, दैट इज़ लॉन्ग पौधे दिखेंगे, शॉर्ट पौधे नहीं दिखेंगे। ये प्योर लाइन के बीच ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्योर लाइन के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी को स्मॉल टी से करा सकते हैं या डायरेक्टली प्योर लाइन को प्योर लाइन से भी करा सकते हैं। यानी कैपिटल टी को कैपिटल टी से ही कराते चले जाएँगे, तो जनरेशन में हमेशा कैपिटल टी वाला ही मिलेगा। या स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराते चले जाएँगे, तो जनरेशन में हमेशा स्मॉल टी ही पौधा मिलेगा। इस तरीके से हम लोग कराते हैं। तो फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। ये कुछ कैरेक्टर हैं जिनके लिए हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। विद एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग कैरिड आउट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब आगे चलते हैं। If we were to list the traits or character that breeds have tried to incorporate into the crop breed, अब आप सोचिए कि कोई ब्रीडर है जो कि क्रॉस करवा रहा है 2 पौधों को, ये कि ए पौधा है और ये इसको बी पौधे से क्रॉस करवा रहा है, तो वो क्या कैरेक्टर दोनों में देखना चाहेगा? वो ए कैरेक्टर में क्या देखना चाहेगा और बी प्लांट में क्या देखना चाहेगा? तो द फर्स्ट वी शुड लिस्ट वी इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो सबसे पहली बात है कि क्रॉप यील्ड जो है पर एकड़ बढ़नी चाहिए। पर एकड़ या पर हेक्टेयर जैसे भी आप उसको मापन ले लें, तो उसमें आपकी क्रॉप यील्ड बढ़नी चाहिए। साथ में आपकी क्रॉप की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। इंक्रीज़ टॉलरेंस आए पौधों में, एनवायरनमेंट स्ट्रेस, सैलिनिटी हो जाए, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, ड्रॉट हो, उसके लिए इंक्रीज़ टॉलरेंस होना चाहिए, जिससे कि आपके पौधे टॉलरेट कर पाएँ। रेजिस्टेंस टू पैथोजन, बीमारियाँ आपके पौधे में ज़्यादा ना हो, वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया ना अटैक करते हों। इंक्रीज़ टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी आवर लिस्ट टू। कुछ ये कैरेक्टर हैं जो हम चाहते हैं, जो हम नया प्लांट बनाएँ, ए और बी को क्रॉस करके जो ये सी प्लांट बने, वो ऐसा प्लांट बने जिसपे जल्दी बीमारी ना लगे, जल्दी ये इसमें बाढ़, सूखे और इन सब में खराब ना हो। ये कुछ कैरेक्टर हम चाहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट इन अ सिस्टमैटिक वे। तो हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, पूरे सिस्टम के साथ करते हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक वे है जिस तरीके से करते हैं और इसको वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट
देखिए एक-एक स्टेप को बहुत सावधानी से पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अगर आपके पास किसी क्रॉप का वेरिएबल प्लांट नहीं मौजूद है, वाइल्ड वैरायटी नहीं मौजूद है, तो आप उस प्लांट को ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी मतलब समझ रहे हैं ना, डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे गेहूँ का प्लांट आपके पास है और गेहूँ से आप कोई नया पौधा गेहूँ का बनाना चाहते हैं, तो आपके पास गेहूँ की वाइल्ड वैरायटी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपके पास वाइल्ड जीन के ऑप्शन मौजूद होंगे और आप तब अपने दैट इज़ इंडिविजुअल जो गेहूँ आप कर रहे हैं क्रॉप को, उसको क्रॉस करवा पाएँगे वाइल्ड रिलेटिव से। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ द रूट किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम की रूट होती है। अगर ये वेरिएबिलिटी मौजूद नहीं है, तो आप नहीं कर सकते ब्रीडिंग प्रोग्राम। मैनी क्रॉप में प्री एक्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ अवेलेबल होती है फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप। तो क्रॉप के हम वाइल्ड रिलेटिव्स इनको लेकर के आते हैं, कलेक्शन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैरायटी स्पीसीज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टीवेटेड स्पीसीज। फिर हम इनको इवैल्यूएट करते हैं, इनको ला करके घर में भी अपने ज़मीन पे उगा करके देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। Is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population. The entire collection जब हम कर लेते हैं प्लांट्स का, सीड्स का, किसी भी क्रॉप के लिए, तो डाइवर्स एलील सब मिल जाते हैं। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं जर्म प्लाज कलेक्शन। तो व्हाट इज द जर्म प्लाज कलेक्शन? दैट इज एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, सीड्स एंड एलील्स। नाउ तो हमने क्या किया? हमने जर्म प्लास कलेक्शन कर लिया। तो हम गए जंगल में वाइल्ड रिलेटिव को ढूँढने, वहाँ से कुछ पौधे लेकर के आए, कुछ सीड्स लेके आए, उनको उगा करके देखा। अब हमें उनमें से पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट्स को हम पहले फिर से इवैल्यूएट करेंगे कि हम वो पेरेंट्स कैसे उग रहे हैं हमारी ज़मीन पे। तो जर्म प्लास इज़ इवैल्यूएटेड सो एज़ टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विथ डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। क्या वो डिज़ायर कॉम्बिनेशन दिख रहा है? जैसे आप अपने पौधे में चाहते थे कि पौधे का स्टेम काफ़ी थिक हो, तो क्या वो थिक स्टेम दिख रहा है? या किसी पौधे पे आप चाहते थे सीड का साइज़ इंक्रीज़ हो, तो क्या वो दिख रहा है? ये कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिनको आपको इवैल्यूएट करना होगा और तब जाकर के आप तय करेंगे कि यस, ये हमारा पैरेंट बनने लायक है। द सेलेक्टेड प्लांट फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मैनी सीड्स हो जाएँगे तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्योर लाइन को क्रिएट किया जाएगा वेयरएवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो प्योर लाइन डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट। अब आपने ये जो सेलेक्ट किए हैं ना पेरेंट्स, इनके बीच आपको क्या कराना है बच्चों? क्रॉस कराना है। क्रॉस कराएँगे तो द डिजायर्ड कैरेक्टर हैव very often to combine with two different plants, that is parents. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with disease resistance from another parent. ये देखिए कैरेक्टर बताया गया है। एक पैरेंट में हम चाह रहे हैं हाई प्रोटीन क्वालिटी है तो दूसरे में वो डिजीज रेजिस्टेंस भी है, तो इन दोनों के मिलने से क्रॉस करने से जो नई स्पीसीज बनेगी उन दोनों में ही ये कैरेक्टर होगा। उस प्लांट में ये दोनों ही कैरेक्टर पाए जाएंगे। दिस इज द पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। The two parents produce hybrids that genetically combine the desired character in one plant. This is a very time-consuming, tedious process since the pollen grains from the desirable plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected. यानी हमें यहाँ artificial pollination करना पड़ेगा। artificial pollination करके ही आप इसको कर सकते हैं। Also, it is not necessary that hybrid to combine the desirable character. ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि आपने वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करा ही दिया है और गारंटी है कि वो कैरेक्टर आ ही जाएगा। यूजुअली ओनली 1 इन फ्यू हंड्रेड टू अ थाउज़ेंड क्रॉस शोज़ द डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन। तो ये वैज्ञानिकों के लिए या ब्रीडर्स के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। 1000 में से कोई 1 या 10,000 में से कोई 1 जाकर के ऐसा क्रॉस होता है जिसमें आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिलते हैं। नाउ क्रॉस हो गया, क्रॉस करने के बाद आप क्या करेंगे? जो नया प्लांट बना, उसमें सीड्स बने। अब सीड्स को हम बच्चों सेलेक्ट करेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो उसमें जो सीड्स होंगे उनको उगा करके देखेंगे, क्या कैरेक्टर उसमें वो आया है, जो हम चाह रहे थे कि नहीं। तो दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स को हम सेलेक्ट करेंगे, दोज़ प्लांट दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल। क्रूशियल इसलिए होती है कि हमें जानना होता है, पहचानना होता है कैरेक्टर को। तो द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव
उगा करके देखते हैं ना, इवैल्यूएट करेंगे मतलब हम फिर से इनको ग्रो करके देखेंगे कि वो कैरेक्टर आया कि नहीं। दिस स्टेप यील्ड्स प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट। तो अगर कैरेक्टर आ गया होगा तो जो नया प्लांट बना है वो अपने पेरेंट्स के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो ये superior होगा। तो very often more than one superior progeny plant may become available. These are self-pollinated for several generation। फिर इस प्लांट को हम लोग बच्चों सेल्फ पॉलिनेटेड कराएंगे मतलब होमोजाइगोसिटी से प्योर लाइन डेवलप करेंगे टिल द रीच अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट इज होमोजाइगोसिटी जब मेंटेन हो जाती है सो दैट द कैरेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट इन द फ्रूट। तो इसके लिए जरूरी है प्योर लाइन बना ले होमोजाइगोसिटी से मेंटेन इसको कर ले। नेक्स्ट है हम इसकी टेस्टिंग करेंगे रिलीज करेंगे और इसका कमर्शलाइजेशन करेंगे न्यू क्वालिटी के प्रति देखे थे। द न्यूली सेलेक्टेड लाइंस को हम इवेलुएट करेंगे यील्ड्स में फॉर देयर यील्ड्स एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस। दिस इवैल्यूएशन इज डन बाय ग्रोइंग दीज इन अ रिसर्च फील्ड। पहले रिसर्च फील्ड में उगा करके देखिए रिकॉर्ड करिए इनके परफॉर्मेंस को अंडर आइडियल फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन सिंचाई में अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सही रखिए। द इवोल्यूशन इन रिसर्च फील्ड इज followed by the टेस्टिंग द मटेरियल्स इन फार्मर फील्ड। तो एक बार आपकी रिसर्च फील्ड में अच्छा रिजल्ट आ गया तो अब इन सीड्स को आप फार्मर्स को दे सकते हैं कुछ फार्मर की ग्रुप को दे सकते हैं और आप उनसे कहिए भैया आप इसको उगा के देखिए इसमें ये क्वालिटी है कि आपके खेत में कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन होने चाहिए। 3 ग्रोइंग सीजन तक फार्मर इनको उगाए और ये देश में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इसको उगाया जाना चाहिए। कंट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन। द मटेरियल इज evaluated in comparison to best available local crop cultivar check और reference cultivar। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज मेनली एक एग्रीकल्चर कंट्री भाई हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड एम्प्लॉय नियरली 62% ऑफ पॉपुलेशन। तो जीडीपी हमारा डोमेस्टिक जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है प्रोडक्टिविटी है उसका 33% तो कृषि है और वो भी 62% ये पॉपुलेशन को नौकरी देती है एम्प्लॉयमेंट देती है। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंज फेसिंग द कंट्री was the producing enough food for the increasing population. As only limited land is fit for the cultivation, India has to strive to increase yield per unit area from the existing farmland. The development of the several high-yielding variety of wheat rice in the mid-1960s as a result of various plant breeding techniques lead to dramatic increase in food production in our country. This phase is often referred to as green revolution। ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए हो पाया था क्योंकि यहाँ पर कुछ हमने हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस किए थे जो कि सेमी डॉर्फ वैरायटी के थे। तो यहाँ आपको देखिए एग्जांपल दिया गया है ये मक्के का प्लांट है। यहाँ पर देखिए ये सोनालिका आपको दिया गया है ठीक है और यहाँ पर आपको दिया गया है आईपी ये मटर है पी है ना आईपी 1542। तो यहाँ पे आज हम लोग इस लेक्चर में यहाँ तक रख रहे हैं और फिर इसके आगे नेक्स्ट हमें पढ़ना है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए इस लेक्चर को और मिलते हैं अब अनदर टाइम पे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे व्हीट एंड राइस के लिए हमने क्या क्या किया कैसे कैसे हमने नई वैरायटी को डेवलप किया ये हमारा उद्देश्य रहेगा।